नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, क्या पढ़ना है? आरबीआई पढ़ लिए थे कल बहुत सारा, ठीक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए भाई, ये वही आरबीआई है जिसका नाम आपके नोटों पे लिखा रहता है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा फैक्ट बेस ही पूछता है, आधा तो पढ़ लिए हैं, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और अधिनियम कौन सा था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। अधिनियम कौन सा था? 1934 में अधिनियम आया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। उस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को किसकी गठन किया गया? आरबीआई का। पूंजी कितना लगाए थे इसमें? कितना? 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ चालू किए। जब आरबीआई बना तो उसके पास पैसा था कुल 5 करोड़, ठीक है। इसको बनाने के लिए प्रस्ताव कौन दिया था? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग बोला कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। आरबीआई को अपन क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक। देखो भाई, आपको क्वेश्चन आता है, बैंकों का बैंक कौन? आरबीआई। सरकार का बैंक कौन? आरबीआई। केंद्रीय बैंक कौन? आरबीआई, ठीक है। जब अपन आजाद नहीं हुए थे तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का क्या किया गया? गठन। और अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम। जब इसका गठन किए, कितने की पूंजी थी? 5 करोड़ रुपए की। और आरबीआई जैसा एक केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव कौन दिया था? हिल्टन यंग आयोग, ठीक है। हिल्टन यंग आयोग। उसके बाद एक वर्ड होता है क्या? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब करण, ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्र को समर्पित। अब राष्ट्र को समर्पित मतलब वो कौन सा हो गया? गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका राष्ट्रीयकरण बहुत पूछता है, कब किया गया? 1 जनवरी 1949। जब ये बना तो ये सरकारी नहीं था भाई, उस समय अपन आजाद भी नहीं हुए थे। जब ये बना तो ये सरकारी नहीं था, आजाद नहीं हुए थे अपन उस समय, है ना। तो ये बन गया 1935 में। पूंजी थी इसके पास 5 करोड़। फिर ये काम करते करते गया। इसको बनाने के लिए सुझाव कौन दिया था? हिल्टन यंग आयोग। ये काम करते गया। फिर इस बैंक को सरकार का बैंक बना दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब वो चीज को सरकार अपने अंडर ले लेती है और उसका स्वामित्व किसके पास चले जाता है? सरकार के पास। सरकार मालिक बन जाती भाई राष्ट्रीयकरण करने से। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। जब बना तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे इसके? सर ऑस्बोर्न स्मिथ, ठीक है। ये थे पहले गवर्नर। कब? 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे?
ये पूछता है भाई बहुत रेलवे में। भारतीय गवर्नर कौन हुए पहले? सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख। और जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण के समय भी गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख ही थे। ये पूछा जाता है राष्ट्रीयकरण करने थे उस समय भी गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, ये थे भाई, बहुत पूछता है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर आर्चबॉर्न स्मिथ। ठीक है, कब बना आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। यहां तक समझ में आ गया? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, इसकी संरचना में क्या होता है? इसमें संरचना में एक मुख्य गवर्नर, ठीक है, जिसका नोट पे क्या रहता है? साइन। उसके बाद 4 अन्य डिप्टी गवर्नर, 4 अन्य क्या? डिप्टी गवर्नर रहते हैं। और भी बहुत सदस्य रहते हैं इसमें। 4 अन्य डिप्टी गवर्नर। ठीक है, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख, एक वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि और सरकार द्वारा नियुक्त भी और बहुत आदमी रहते हैं। अपने को इन दोनों में ही काम करना है। एक मुख्य गवर्नर रहता है और एक 4 अन्य डिप्टी गवर्नर। अभी गवर्नर कौन है ना? शक्तिकांत दास। कौन है? आरबीआई के गवर्नर। जो नया नोट दिवाली में पूजा किए होगे ना, नया नया बैंक से लाए होगे, उसमें अभी शक्तिकांत दास का क्या होगा? सिग्नेचर होगा। जो गवर्नर रहता है उसी का सिग्नेचर रहता है। और इसको कार्य में सहयोग देने के लिए 4 अन्य क्या रहते हैं? डिप्टी गवर्नर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये सब बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री रहते हैं भाई। रघुराम जी राजन कौन थे? आरबीआई के गवर्नर थे। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है रघुराम जी राजन। उसके बाद है ना द ग्रेट कौन? मनमोहन सिंह। वो भी क्या है? बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। कौन? मनमोहन सिंह। ऐसे ही थे बहुत फेमस डी सुब्बा राव। ठीक है, डी सुब्बा राव। वो आरबीआई के गवर्नर नहीं थे भाई, नहीं थे, है ना। उर्जित पटेल भी थे, डी सुब्बा राव, और अभी एक और आए थे कोई, उर्जित पटेल ही थे शायद इससे पहले, है ना। अभी कौन है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर? कौन है? शक्तिकांत दास। ये जब भी चेंज होता है इसका नाम पूछता है भाई। 4 डिप्टी गवर्नर के भी नाम देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? सरकार द्वारा होती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। किसके द्वारा होती है? सरकार। जो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट है ना, क्लोज ग्रुप बताए थे ना, कैबिनेट, प्रधानमंत्री और कुछ गिने चुने विभाग के प्रमुख मिलके क्या बनाते हैं? कैबिनेट, है ना। तो कैबिनेट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सरकार द्वारा, कैबिनेट के द्वारा इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान में आरबीआई का उल्लेख नहीं है। संविधान में आरबीआई का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। कैसी है? गैर संवैधानिक। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। मुख्यालय मुंबई। हमारी कॉरपोरेट राजधानी क्या है जी? मुंबई है। देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। और पैसा वाला, व्यापार वाला राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, ये हो गया।
एक क्वेश्चन पूछा था, आरबीआई के मोनो में किसका चिन्ह, किसका चित्र रहता है? बताओ भाई, शेर या चीता में से ही है कोई? हाँ, ठीक है। आरबीआई का लोगो, ये एक बार पूछा था क्वेश्चन। हाँ, आरबीआई का लोगो, ठीक है, क्या रहता है? ये देखो क्या है, शेर है ना? चीता जैसे ही दिखता है, लेकिन ये क्या है? शेर है, टाइगर है, लॉयन नहीं है, क्या है? टाइगर। और पीछे ना, हाँ हाँ, बाघ बब्बर शेर को कहते हैं। ये टाइगर है, लॉयन नहीं है ना? ठीक है, ये टाइगर है। ये पूछा था कि इसके लोगों में किसका चिन्ह रहता है, ठीक है? टाइगर का। टाइगर मतलब बाघ, है ना? लॉयन मतलब शेर। जिंदगी भर आप लोग का ये कंफ्यूजन और मेरा दोनों का नहीं दूर होगा। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक, ये भी हो गया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस हर जो संस्था रहती है, चाहे कोई भी हो, उसका एक अकाउंटिंग ईयर रहता है, अकाउंटिंग टाइम रहता है ना? मतलब, आवाज आ रही है? ठीक है, वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष जो रहता है वो 1 साल का पीरियड रहता है। तो इसका लेखा वर्ष कब से कब तक है? लेखा वर्ष ये चेंज हो गया 2020 में। अभी कितना हो गया? 1 अप्रैल से 31 मार्च। पहले क्या था? 1 जुलाई से 30 जून था। बहुत दिन, 80 साल तक चला है ये। उसके बाद अभी 2020 में इसका लेखा वर्ष बदल के कितना कर दिए? 1 अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल को नया अकाउंट खुलेगा। नया अकाउंट मतलब अपनी लिखा पढ़ी का एक नया किताब लेंगे और उसमें साल भर एंट्री करेंगे। उस किताब को कब क्लोज करेंगे? 31 मार्च। ठीक है, ये भी बहुत पूछता है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक रहता है? कब से कब तक रहता है? 31 मार्च। ठीक है, यहां तक हो गया? वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण जब हुआ ना 69 में, तब। हाँ, ये आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तब, और जब बैंकों का 69 में राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय एल के, दोनों अलग अलग है। इसमें और क्या पढ़े थे जी लेखा वर्ष के बाद? हाँ हाँ, चलो अब देखते हैं आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य, क्या कार्य करती है ये? ठीक है, बन गया? देख लो क्विक रिवीजन में। सबसे पहले आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, केंद्रीय बैंक। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसको बनाया गया। ठीक है, उस समय इनको खर्चा करने के लिए नहीं, मतलब काम चलाने के लिए कितना पूंजी दिया गया? 5 करोड़ रुपए। बना तो 1935 में है, लेकिन इसका अधिनियम कब आया था? 1934 में। और एक हिल्टन यंग आयोग था जो बोला केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए, है ना? उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण मतलब अब ये सरकार का हो गया। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और जब आरबीआई बना 1935 में, तब गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये भी हो गया। पहले भारतीय गवर्नर और राष्ट्रीयकरण के समय भी गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ठीक, इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना? इसका संरचना में मेन कौन रहते? एक गवर्नर रहते और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर। अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसका अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक रहता है?
31 मार्च। पहले क्या था, 1 जुलाई से 30 जून, यहां तक हो गया। चलिए, आरबीआई के कार्य, दो कार्य है, सामान्य कार्य और विकास संबंधी कार्य। ठीक है, सामान्य कार्य में देखते हैं इसके कार्य, आरबीआई क्या क्या करती है। सामान्य कार्य, सबसे पहले क्या है, ये सरकार का बैंक है। क्या है ये? सरकार का बैंक है। सरकार को अगर पैसा लेना रहेगा तो कहां से लेगी? आरबीआई से। दूसरा क्या है इसका? बैंकों का बैंक है। सभी बैंक को नियंत्रित करेगा कौन? आरबीआई। बैंकों का बैंक है ये। सभी बैंकों को भी कर्जा चाहिए तो कहां से लेंगे? आरबीआई। उसके बाद क्या करना है इसका काम? मौद्रिक नीति बनाना। क्या? मौद्रिक नीति बनाना। ये मौद्रिक नीति तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? करेंसी नोट छापना। क्या करना? हाँ, नोट कौन छापता भाई? नोट कौन छापता है? आरबीआई। भारत में सबसे पहले कितने रुपए मूल्य का प्लास्टिक का नोट छपा? खोज के आना। भारत में सबसे पहले प्लास्टिक का नोट कितने रुपए मूल्य का छपा, पूछता है। ठीक है, करेंसी नोट छापना है ना। उसके बाद क्या काम है इसका? साख नियंत्रण। क्या? साख नियंत्रण मतलब मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना। आरबीआई के कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य है क्या? करेंसी नोटों का निर्गमन। दूसरा, सरकारी बैंकों का बैंक। ठीक है, सरकार का बैंक। साख नियंत्रण। उसके बाद विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज। अगला क्या आएगा? हाँ, विदेशी विनिमय को नियंत्रित नियंत्रित करना। ठीक है, जो पैसा बदलते हैं ना, करेंसी, फॉरेन वाला हमारा करेंसी लेगा, अपना देगा, हम उसका ले लेंगे, अपना दे देंगे, तो उसको पूरा रेगुलेटिंग कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, बड़े बड़े एयरपोर्ट में रहता है भाई काउंटर, करेंसी एक्सचेंज का। आरबीआई के काउंटर रहते हैं। जैसे ही आप दुबई में उतरोगे, अबू धाबी में उतरोगे, सीधा जाओ वहां काउंटर में अपना इंडियन रुपए जमा कराओ और वहां का जो पैसा चलता है वो ले लो। अमेरिका में भी जाओ ऐसे ही करो। ठीक है, तो ये होता है विदेशी विनिमय। तो इसको भी कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। ये सामान्य काम है, इसको ये करेगा ही, ये उसकी जिम्मेदारी है। और कुछ विशेष काम भी करता है ना। विशेष कार्य में देख लेते हैं। विशेष कार्य, आरबीआई के विशेष कार्य। ये सामान्य कार्य है, ये डेली करेगा वो। सरकार का बैंक है, सरकार को पैसा चाहिए, कर्जा चाहिए, कहां जाएगी? किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। अगर तुम्हारे और जितने बैंक है उनको कर्जा चाहिए, किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। अगर नोट छापना है तो कौन छापेगा? आरबीआई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जैसा तुम लोग भी घर में छापने लगोगे ना तो काम भारी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, हर फिर सबको बीएमडब्ल्यू चाहिए रहेगा, कहां से लाएंगे फिर? ठीक, तो नोट हमारे यहाँ कौन छापता है? आरबीआई। और हमारे यहाँ नोट छापने की पद्धति को बोलते हैं क्या? न्यूनतम कोष पद्धति, है ना। न्यूनतम कोष पद्धति इसको बताएंगे, 1957 से अपन इसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद साख नियंत्रण करना, मार्केट में पैसे के फ्लो को बनाए रखना, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। उसके बाद मौद्रिक नीति बनाना, ये भी उसी के तहत आता है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये बताएंगे। उसके बाद क्या बचा? विदेशी विनिमय, जो पैसा अदली बदली होता है ना, उसको भी कंट्रोल करना। इतना हो गया। अब इसके विशेष कार्य देखते हैं। विशेष कार्य में सबसे पहले क्या आएगा?
विकास संबंधी कार्य में क्या है आपका लोगों में बैंकिंग की आदतों को बढ़ाना, विशेष कार्य में, है ना। विकास संबंधी कार्य में क्या, बैंकिंग की आदतों को बढ़ाना, बैंकिंग की आदतों को बढ़ाना। ठीक है भाई, आपको बैंक में पैसा जमा करना है, बैंक से पैसा लेना है। उसके बाद और क्या है, कल बताए थे। हाँ हाँ, मुद्रा बाजार का नियंत्रण करना। नियंत्रण, और क्या था एक, हाँ, बचतों को उत्पादन में लगाना। किसको, बचतों को उत्पादन में लगाना, ये उसके विकास संबंधी कार्य है। ठीक है, लगाना, बचतों को उत्पादन में लगाना। सबसे पहले तो बैंकिंग की आदत डालना भाई सब में। आप लोग घर में पैसा रखे रहते हो, पैसा किसी काम का नहीं है, ना आप खर्चा कर रहे हो ना सरकार को खर्चा करने दे रहे हो। तो देखो, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आप बैंक को ब्याज मिलता है। मैं बैंक की परिभाषा बताया था अपने अनुसार सरल समझने में। बैंक वो स्थान है जहां क्या, मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, अब आपको किसी आदमी को 1,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है ना। ये क्या है, मांग पक्ष है। किसी आदमी को 1,000 रुपए की जरूरत है, आपके पास 1,000 रुपए है। ठीक, अब आप डायरेक्ट दे दोगे तो रिस्क है, वो आदमी पैसा देगा या नहीं देगा, डूबता है ना ऐसे ही पैसा। तो इसीलिए बैंकिंग की आदत बढ़ाना है। आप ये 1,000 रुपए कहां ले जाके जमा करोगे, बैंक में। ठीक है, आप 1,000 रुपए लेके कहां जाओगे, बैंक में। बैंक बोलेगा ठीक है दे दो 1,000 रुपए, मैं आपको 1,000 रुपए का कितना दूंगा, 1,010 रुपए दूंगा वापस। कितना दूंगा, 1,010। अब इस आदमी को भी पैसा चाहिए था। ठीक है, ये पूर्ति वाला है जो पैसे की पूर्ति कर रहा है, ये पैसा जो मांग रहा है वो आदमी है मांग। ठीक है, आपके पास पैसा था, आप बैंक गए, पैसा जमा कर दिए, आपको ब्याज मिलेगा 10 रुपए। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये आदमी को पैसा चाहिए था, ये बैंक गया, बोला मेरे को क्या चाहिए, 1,000 रुपए। ये बैंक इसको 1,000 रुपए कितने में देगा, 1,015 रुपए में। कितने में देगा, आपसे 1,000 रुपए खरीदा बैंक, कितने में खरीदा, 1,010 रुपए में। और ये 1,010 रुपए को इधर 1,000 को कितने में बेचा, 1,015 रुपए में। मार्जिन कितना कमाया, 5 रुपए। तो यही बैंक, बैंक की आय क्या होती है जी, ब्याज ही बैंक की आय होती है, ब्याज से ही बैंक चलता है। ठीक है, तो भाई अगर ये 1,000 रुपए तुम्हारे पास पड़ा रहता घर में गुल्लक में, तो क्या वो 1,010 रुपए हो पाता, नहीं। पहला नुकसान कि तुमको ब्याज नहीं मिलता, वो उतने का उतना ही रहता। दूसरा, अब मान लो ये 1,000 रुपए आपका कौन, आधार पूना वाला मंगा है। कौन मंगा है, हाँ, आधार पूना वाला, नाम सुने। कौन सा वैक्सीन लगाया है, कोरोना का, कोविशील्ड लगाए कि कोवैक्सीन लगाए, नहीं लगाए, कोविशील्ड लगाए। कोवैक्सीन वाला है क्या आधार पूना वाला, कोविशील्ड वाला है। तो आधार पूना वाले को दवाई बनाने के लिए पैसा चाहिए था फॉर एग्जाम्पल, और उसके पास पैसा था नहीं, क्योंकि बहुत मात्रा में पैसा चाहिए। पैसा नहीं भैया, पूंजी चाहिए। क्या चाहिए, पूंजी। अब भाई कहां से पैसा लाएगा, तो आप लोग जो बैंक में जमा किए थे वही पैसे को वो ब्याज में क्या किया, बैंक से उधारी लिया, और फिर क्या किया, अपना उद्योग लगाया और उद्योग चलाया। तो भाई एक तो आप जब बैंक में पैसा जमा किए तो आपको क्या मिला, ब्याज मिला। दूसरा, आपका पैसा किसी ऐसे जगह काम आ रहा है जिससे देश का विकास हो रहा है, जिससे देश का विकास हो रहा है। तो भैया वो एक आपके 1,000 रुपए आप बेचे कितने, 1,010 में। बैंक उसको कितने में बेच दी, 1,015 में। 5 रुपए का मार्जिन कौन कमाया, बैंक। और इसको मिल गया कितना,
1,000 रुपए। जब ये 1,015 वापस करेगा तो 5 खुद रख के 1,010 किसको दे देगी? आपको। आपको पैसे का ब्याज भी मिल गया, ये पैसा यहाँ उद्योग में यूज भी हो गया, कोवैक्सीन भी कोविशील्ड बन भी गया और देश का विकास भी हो गया। तो यही है, इसीलिए सरकार बोलती है कि घर में पैसा मत रखो। खूब आता है ना कि बैंक में जमा करो, बैंक में जमा करो। ठीक है, तो भैया पैसा जमा करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, है? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बैंकिंग की आदतों को बढ़ाना। और इस यही दूसरा पॉइंट क्या है? बचतों को उत्पादन में लगाना। और मुद्रा बाजार में मतलब जो कर्ज देता है उनपे क्या करना है? बैंक जो कर्ज देता है उस पे नियंत्रण रखना। तो मुद्रा बाजार बता दिए हैं। मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जहां अल्पकालीन समय के लिए क्या मिलता है? ऋण। तो ऐसे ऋण कहाँ मिलते हैं? बैंक में मिलते हैं, देसी बैंकरों के पास मिलते हैं। उसके बाद एक होता है दूसरा पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में क्या मिलता है? दीर्घकालीन ऋण। तो इसमें शेयर बाजार आता है और क्या आता है? म्यूचुअल फंड आता है, LIC आता है। ठीक है, तो मुद्रा बाजार को भी नियंत्रित करने का कार्य किसका है? RBI का। समझ में आ गया कार्य? चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अल्पकालीन में बैंक पूरा मुद्रा बाजार है। पूंजी बाजार मतलब दीर्घकालीन। दीर्घकालीन मतलब जब तक कंपनी रहेगी आपका पैसा रहेगा। ठीक है, अब मान लो आप शेयर ले लेते हो, अभी डी मार्ट का शेयर अच्छा चल रहा है, ITC का शेयर अच्छा चल रहा है, तो आप उसका शेयर ले लेते हो, तो उसको तुरंत नहीं बेचते हो, वेट करते हो कब आपका शेयर बढ़ेगा, शेयर का भाव बढ़ेगा तभी बेचते हैं ना। तो वैसे ही है, वो पूंजी बाजार है, बहुत बड़ा अमाउंट वहां पे मिलता है। ठीक है, ये हो गया। तो बैंक से संबंधित सभी आएंगे वो मुद्रा बाजार में आएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हुआ। अब क्या देखते हैं? अपन पढ़े थे भारतीय रिजर्व बैंक का एक काम क्या होता है? करेंसी नोटों का निर्गमन। करेंसी नोटों का निर्गमन। ठीक है, ये बहुत प्रमुख कार्य है किसका? RBI का। हमारे यहाँ नोट कौन छापता है? RBI, है ना। तो अपने यहाँ कहाँ है आपका? नासिक में है। ठीक है, उसके बाद नासिक में एक है करेंसी नोट प्रेस नासिक, उसके बाद करेंसी नोट प्रेस देवास, उसके बाद करेंसी नोट प्रेस साउथ में क्या है जी? साउथ में है एक शिवबनी ऐसा कुछ जगह है, वहां भी है। ये पढ़ेंगे जहां पे सरकार का नोट छापने का कारखाना है। तो नोट कौन छापता है? RBI छापती है। हमारे यहाँ RBI नोट छापने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करती है? क्या लिखा है बुक में? न्यूनतम कोष प्रणाली या पद्धति। प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम मतलब मिनिमम, कोष मतलब फंड। हमारे यहां न्यूनतम कोष प्रणाली का जो उपयोग है वो कब से किया जा रहा है? 1957 से, नोट छापने के लिए। ठीक है, नोट छापने के लिए 1957 से न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ये क्या होता है देखते हैं। ठीक, कुछ नहीं बताऊंगा, एक ही चीज बताऊंगा और एक ही बार में समझ में आएगा। ठीक है, कल नहीं लिखे थे क्या? ठीक है, चलिए आप ही लोग का नया नया शादी हुआ है, आप ही लोग से शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ ना जो शादी का कार्ड बंटता है वो बंटता है न्यूनतम कोष प्रणाली में। ठीक, कैसे? अब बोले भाई 300 कार्ड बांटना है, कितना? मतलब पार्टी में मिनिमम 300 आदमी का खाना बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 300 कार्ड बांटे, है ना, और खाना कितने का बनाए? 300 आदमी का खाना बनाए, ज्यादा ही बनता है।
मिनिमम कितने आदमी खा सकते हैं? 300 तो खाएंगे ही खाएंगे, ज्यादा का कोई भरोसा नहीं है। और आप कितने की जिम्मेदारी लेते हो? 300 की। क्यों? क्योंकि कार्ड कितना बांटे हो? 300। ठीक है, तो भैया आप पहले डिसाइड करते हो कि कितने आदमी का खाना बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? कार्ड बांटते हो। उसके बाद क्या करते हो? कार्ड बांटते हो। पहले डिसाइड किए कितने आदमी का खाना बनाना है, अपन बोल दिए अपन बनाएंगे 1000 आदमी का, तो मेरे पास 1000 आदमी का खाना बनाने का पूरा जुगाड़ है, तभी मैं कितना कार्ड बांटूंगा? 1000। अब मैं 500 का खाना बना के 1000 कार्ड बांटूंगा तो क्या होगा? खाना कम पड़ जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यही न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाता है कौन? आरबीआई। और इस न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर उसके पास कितना रहना चाहिए? 200 करोड़। 200 करोड़ की संपत्ति रहनी चाहिए। कितने की? 200 करोड़। लुक लाइक कितने का खाना? 300 का। कितने का खाना? 300 का। तभी अपन कितना कार्ड बांटेंगे? 300। अब इसके पास 200 करोड़ रुपए का मिनिमम उस समय संपत्ति होना चाहिए। कितने की होनी चाहिए? 200 करोड़ रुपए की। $200 करोड़ रुपए की संपत्ति होनी चाहिए। इसमें सोना कितने का होना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? सोना। क्या? सोना, गोल्ड। और 85 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए? विदेशी मुद्रा। क्या? विदेशी मुद्रा। कितने की होनी चाहिए? जब ये 200 करोड़ रुपए पहले आरबीआई अपने पास रखेगा, 85 करोड़ कोई भी विदेशी मुद्रा और 115 करोड़ का सोना, ये मिनिमम हमेशा उसके पास रहेगा, तभी वो क्या करेगा? नोट छापेगा, नहीं तो नोट नहीं छापेगा। मतलब जितने का कागज वो निकाल रहा है उतने का सोना और विदेशी मुद्रा उसके पास है। सेम वैसे ही जितने का खाना रहता है उतना ही अपन कार्ड बांटते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सेम यही चीज कि भैया आप छाप दिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ? यही हुआ, उन्होंने अपनी मुद्रा को बदला, धातुओं को बदला, वो वैसी मुद्रा सब क्या हो गए? बनाना चालू कर दिए और अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। हमेशा कई लोग पूछते हैं नोट तो हम छाप सकते, अपन तो नोट छाप के सबको रईस कर देते। कर दो रईस, कौन मना किया? कल नहीं अभी कर दो, तुरंत, तत्काल, अत्यंत जल्दी कर दो, किसी को कोई टेंशन नहीं है। अब मान लो, ठीक है, अपन तो वर्ल्ड के साथ व्यापार कर रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं, है ना? आपके नोट में एक वर्ड लिखा रहता है, ठीक है? क्या? मैं धारक को, अगर 500 का नोट है तो क्या लिखा रहेगा? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो तो खुद ऑलरेडी 500 रुपए, तो और क्या वचन देंगे? देखो 20 के नोट में किसका साइन है? 20 के नोट में है गवर्नर महात्मा गांधी, नहीं, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है ये। ठीक है, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और ऐसा वचन मेरे को बोल रहे हैं शक्तिकांत दास। तो ये तो 20 रुपए ऑलरेडी है ना, तो और क्या वचन दे रहे हैं? भैया ये 20 रुपए कागज है, इस 20 रुपए का सोना या 20 रुपए का विदेशी ऋण कहां है? आरबीआई में। और वो आरबीआई का गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास जी बोलते हैं अगर ये 20 रुपए विदेश में चले जाएगा तो जो भी विदेशी इस 20 रुपए को लेके आएगा मैं उसको 20 रुपए का या तो उसका मुद्रा दे दूंगा या उसका सोना दे दूंगा। तो कुल मिला के ये 20 रुपए का सोना कहां जमा है? आरबीआई के पास। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप किसी से 5000 रुपए उधारी लिए और आप कागज में हुंडी लिख के दे दिए कि इतने इतने तारीख को मैं 5000 रुपए वापस करूंगा, और ये कागज जो लेके आएगा मैं उसको वो क्या दूंगा? 5000 रुपए दूंगा। तो जब निश्चित तारीख को वो कागज कोई लेके आएगा तो आप उसको क्या करोगे?
5,000 दोगे, क्योंकि आपके पास वो कागज के वैल्यू का 5,000 रखा हुआ है। सेम यही काम होता है न्यूनतम कोष पद्धति के द्वारा। 200 करोड़ रुपए किसके पास है? आरबीआई के पास। इससे नीचे नहीं हो सकता। उसमें 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और 85 करोड़ का विदेशी ऋण। ठीक है, तब नोट छपेगा। मतलब ये जो कागज आप 20 रुपए का देख रहे हो, इस 20 रुपए का सोना या विदेशी ऋण वहां जमा है, तब ये कागज छपा है। ठीक है, खाना अपने पास है तभी कार्ड बटा है। ठीक, समझ में आ गया? तो इसीलिए, नहीं तो क्या करते, छाप दो नोट और बांट दो। फिर ये धारक को वचन जो दिए हो ना अदा करने का, कैसे अदा करोगे? है 200 करोड़, अब नोट निकाल दिए कितने का? 1000 करोड़ का। अब आ गए भाई दो, विदेश में चले गया पैसा, आ गए दो हमारा पैसे के बदले दो विदेशी ऋण, कहां से दोगे? ठीक है, तो जितने की संपत्ति रहती है ना उतने का ही नोट छपता है, उससे ज्यादा नहीं छप सकता। जितने खाना रहेगा उतना ही कार्ड बांटो तो इज्जत बची रहेगी। ये तो गई विदेश की बात। अब मान लो देश में करना है, तो देश में बिना न्यूनतम कोष प्रणाली के आप छाप दो नोट और सबको बांट दो 50-50 हजार। क्या होगा? मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। अभी मान लो, अभी ठंड का समय है, जबरदस्त है ना, अभी मान लो अंडा और चिकन वो आदमी काम खाता है जो 100 रुपए डेली कमाता है। वो आदमी अभी अंडा और चिकन खा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा अर्थव्यवस्था ठीक है, सब पैसा कमा के खा रहे हैं। अब आप पूरे लोगों को बांट दिए 500-500 रुपए। कितना? 500-500 रुपए। तो पहले जब 100 रुपए लोग कमाते थे तो अंडा और चिकन कितने लोग खाते थे? 50 लोग। कितने लोग? 50 लोग। अब सबके पास 500-500 रुपए है। ठीक है, और अंडा और चिकन खाने वालों की संख्या हो गई 400। पर अपने यहां अभी भी अंडा और चिकन कितने लोगों के लिए है? 50 लोग के लिए। तो अब जब क्या सामान कम हो और खरीदने वाले ज्यादा, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। और इतनी बढ़ जाएगी कि एक पानी पाउच आएगा फिर 1000 रुपए का, लेके पी लेना। ठीक है, ऐसे ही महंगाई बढ़ी कहां? वेनेजुएला में। नोट छाप के उन लोग क्या किए थे? गरीबी दूर करने वाले थे। ऐसे ही टाइप की गलती किए थे पाकिस्तान वाले। वहां कितना? 500 रुपए किलो टमाटर हो गया था अभी कुछ दिन पहले, 2-6 महीना पहले। ठीक है, तो इसीलिए जितना सामान आ रहा है उतना ही पैसा डालो। सामान कम हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, तो सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना? आप देखे हो वो चीजें जो बहुत कम मिलती है हमेशा उसका रेट हाई फाई रहता है। क्यों? क्योंकि उसके मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है। मांग और पूर्ति का भी नियम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो इसीलिए सरकार नोट छाप के गरीबी दूर नहीं कर सकती। अब मान लो अभी सब बढ़िया से कमा खा रहे हैं, सरकार सबको पैसा बांट दी। अब ऑटो चलाने वाला भी रईस, कार चलाने वाला भी उसी लेवल का रईस। अब ऑटो चलाने वाले को बोलोगे भैया पौरोस छोड़ दे, वो बोले कितना पैसा देगा? वो बोलेगा, आप बोलोगे ले लेना 20 रुपए, तो बोलेगा एक काम कर, मैं तेरे को 50 दे रहा हूं, तू चला और तू मेरे को बैठा घूमा। फिर हो गया अर्थव्यवस्था का क्या चौपट, है ना? फिर वो ऑटो नहीं चलाएगा, फिर वो कार में घूमेगा। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है, देखो भाई, अगर पैसे का फ्लो ज्यादा हो गया तो क्या आ जाएगा? महंगाई। चीजें महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा ज्यादा है और चीजें कम है। और जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। पैसे का जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर पैसा मार्केट में कम हो गया तो क्या आ जाएगा? मंदी आ जाएगा। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग चीजों को खरीदेंगे ही नहीं, चीजें बिकना बंद हो जाएगी। जब बिकना बंद हो जाएगी तो बनना भी बंद हो जाएगा, और जब बनना बंद हो जाएगा तो उद्योग और धंधे बंद हो जाएंगे। तो आरबीआई एकदम जैसे वो होता है ना, हमारा हृदय होता है, सब जगह बराबर रक्त पंप करता है। ज्यादा पंप किया तो बीपी हाई होने से मर जाओगे, और कम पंप किया तो
पैरालिसिस होके खत्म हो जाएगी कहानी, है ना। तो आरबीआई एकदम लिमिटेड पैसा मार्केट में फ्लो बनाए रहता है, इसीलिए आरबीआई कभी भी नोट छाप के गरीबी दूर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किया तो अर्थव्यवस्था जय माता दी बोल जाएगी। ठीक है, तो आरबीआई कौन से किसके तहत नोट छापती है? न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत नोट छापती है, जिसमें मिनिमम 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का सोना, और ये एकदम एज इट इज पूछता है जी, एग्जाम में एकदम एज इट इज पूछता है कैसे, कितने का पैसा, कितने का क्या है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़े तो अब समझ में आ गया नोट कैसे छपता है। इसीलिए बोलते भाई कि नोट छापने के लिए उतने का सोना पहले क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारे देश में क्या हो गया था? मंदी जैसा माहौल आ गया था। कब? 1991 में। तो हमको अपना ये सोना गिरवी रखने का नौबत आ गया था। ठीक है, फिर उस समय क्या लाए? उदारीकरण की नीति लाए। ठीक है, ठीक, और देखते हैं इसमें आरबीआई में क्या है। ठीक, करेंसी नोट का निर्गमन करती है ना? कौन? आरबीआई। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है बुक में? भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? आरबीआई, है ना। ये पूछ देता है कभी कभी। आरबीआई ही सरकारी बॉन्ड का क्या करता है? क्रय और विक्रय करता है। सरकार के जो ऋण पत्र होते हैं ना, जिससे सरकार आपसे पैसा लेती है, वो भी आरबीआई क्रय करता है। मौद्रिक नीति देखते हैं। ठीक है, आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीति भी बनाती है। आरबीआई का एक काम क्या है? मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति एक्चुअल में होता क्या है बता रहा हूं। मौद्रिक, मौद्रिक मतलब पैसा, पैसा नहीं होता। मुद्रा मतलब वो सभी वस्तुएं जो भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा। तो हमारे यहाँ भुगतान के रूप में क्या है? करेंसी, नोटों और सिक्कों को स्वीकार किया जाता है, तो वही हमारी मुद्रा है। मौद्रिक नीति मतलब मुद्रा से संबंधित नीति। किससे संबंधित नीति? मुद्रा से संबंधित नीति को क्या कहेंगे? मौद्रिक नीति। मुद्रा से संबंधित नीति। ठीक है, ये हो गया। बाजार में, कहा? बाजार में कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा निकालना है, इन सब को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है? मौद्रिक नीति। ठीक है, कहा? बाजार में, मार्केट में, बाजार में। ठीक है, तरलता को, लिक्विडिटी को, तरलता को नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित करना। नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नीति क्या कहलाती है? के लिए बनाई गई नीति कहलाती है मौद्रिक नीति। बनाई गई नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति। नीति, ठीक है। तरलता मतलब बाजार में पैसे की मात्रा को, लिक्विडिटी को नियंत्रित करना, पैसे की मात्रा को
नियंत्रित करना। आर्थिक नीति वह शाखा जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के नियमन, समायोजन तथा ब्याज दर में परिवर्तन के द्वारा मूल्य तथा रोजगार की स्थिरता, आर्थिक समृद्धि को तेज करने तथा विदेशी भुगतानों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। अभी बताया ना, मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में पैसा कम होगा तो क्या होगा, मंदी आ जाए। तो इसी को नियंत्रित करना क्या कहलाता है, मौद्रिक नीति कहलाता है। इसी को नियंत्रित करना क्या कहलाता है, मौद्रिक नीति कहलाता है। क्या कहलाता है, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के बहुत सारे हथियार होते हैं। उन हथियारों का उपयोग करके आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी को, तरलता को नियंत्रित करती है ना। मौद्रिक नीति का उपयोग करके ही आरबीआई तरलता को नियंत्रित करती है। ठीक है। अब जो बहुत अच्छे कुक होते हैं, उनको जो खाना बिगड़ चुका है उनको भी ठीक करना आता है। ठीक है। अब जैसे बोलते हैं कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो क्या करना चाहिए, पानी डाल देना चाहिए, आटे की गोली डाल दो या आलू डाल दो, उससे क्या होगा, नमक कम हो जाएगा। ऐसे ही और कुछ कुछ बहुत से ट्रिक होते हैं। ठीक है। अब कई लोगों को देखना, चाय बना रहे हैं लेकिन चाय के लिए क्या है, दूध गर्म करना है, गर्म दूध डालने से चाय अच्छा बनता है। तो चाय का पानी गर्म हो रहा है, उसी के बीच में गिलास रख के क्या कर देते, दूध को भी गर्म कर देते। दिमाग देखो, डबल गैस जलाने की जरूरत नहीं है ना। गणित कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही गणित करता है कौन, आरबीआई, मौद्रिक नीति बनाकर। तो ये मौद्रिक नीति के द्वारा कैसे साख को नियंत्रित करता है, कैसे भाई, इसमें आता है आपका रेपो रेट, क्या, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, उसके बाद एमएसएफ, और क्या आता है जी, है एसएलआर, क्या, एसएलआर, ये सब अभी पढ़ेंगे। ये हाँ हाँ, सीआरआर क्या आएगा, सीआरआर। ठीक है। यही सब हथियार है, क्या है, यही सब हथियार है जिससे तरलता नियंत्रित होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। मौद्रिक नीति मतलब बाजार में पैसे के फ्लो को नियंत्रित करना। अब नीति बनाएंगे मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो हथियार है, गणित है, जिससे पैसा क्या होगा, नियंत्रित होगा। तो ये नियंत्रित करने के यही सब हथियार हैं, और भी है, एक एक करके पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ठीक, कितना बज गया है, चलिए अपन क्या पढ़े थे, बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। ये क्या है, बैंकों का बैंक है ना। अब यहां पे आप लिख दो एसबीआई, ठीक है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे है ना सेंट्रल सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और कौन सा अच्छा बैंक है जी, इंडियन बैंक, है ना। हाँ, पीएनबी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीएनबी। ठीक है, बैंकों का बैंक आरबीआई। अब बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा मांगने किसके पास जाएगा, तो आरबीआई लंगर तो चला नहीं रहा है, बोलेगा भाई क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। बोले ठीक है ब्याज ले लीजिएगा, क्या करिएगा,
ले लीजिएगा, पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई से कौन पैसा लेगा? बैंक। उस रेट को क्या कहेंगे? रेपो रेट। क्या कहेंगे? रेपो रेट, ठीक है। और जिस ब्याज दर पर बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई के पास पैसा जमा करेगा उसको क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना? ठीक। कितना मिनट क्लास हो गया? 50 मिनट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कल पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा।